नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। आज हम 1927 से 1935 के बीच एक क्रिटिकल फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिटेल में समझेंगे। ये पीरियड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, मास मोबिलाइजेशन, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल नेगोशिएशंस एक साथ इवॉल्व होते हैं। साइमन कमीशन से लेकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और फाइनली पूना पैक्ट, ये पूरा फेज इंडियन नेशनलिज्म को डीपन करता है और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का फाउंडेशन रखता है। इस लेक्चर में हम 4 मेजर थीम्स कवर करेंगे: साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट। इन सबको अलग अलग इवेंट की तरह नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस हिस्टोरिकल प्रोसेस के रूप में समझना जरूरी है, जहां एक डेवलपमेंट दूसरे को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑल वाइट कमीशन अनाउंस किया। ये एक 7 मेंबर इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया और इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। इस कमीशन का काम था ये रिकमेंड करना कि इंडिया फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस के लिए रेडी है या नहीं और किस लाइन पर रिफॉर्म्स होने चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये था कि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर अपॉइंट नहीं किए गए थे। ये कमीशन अपॉइंट किया गया था लॉर्ड बिर्केनहेड के द्वारा, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पोस्ट पर बैठे हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिसंबर 1927 के मद्रास सेशन में एमए अंसारी के प्रेसिडेंसी में साइमन कमीशन को बाइकआउट करने का रेजोल्यूशन पास किया। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास करवाया जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस को कांग्रेस का गोल डिक्लेयर करवाने की बात की गई थी। जैसे ही कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे आया, तुरंत एक्शन स्टार्ट हो गए। कंप्लीट हड़ताल, ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन और साइमन गो बैक के स्लोगन्स पूरे देश में देखने को मिले। ये स्लोगन यूसुफ मेहराली और लाला लाजपत राय से जोड़ा जाता है, यानी कि कुछ सोर्सेस कहते हैं कि इस स्लोगन को यूसुफ मेहराली ने दिया था और कुछ सोर्सेस बताते हैं कि इसे लाला लाजपत राय ने दिया था। तो अगर एग्जाम में अगर कोई भी एक ऑप्शन आए तो आप किसी के साथ में जा सकते हैं, और अगर दोनों नाम अगर आते हैं तो आप बोथ के साथ में जाइए। इसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट उभरने लगे। इंपॉर्टेंट सेंटर्स में जैसे मद्रास में टी प्रकाशनम ने एक वैलिएंट प्रोटेस्ट ऑफर किया। लखनऊ में चौधरी खालिद कज़म ने एक ब्रिलियंट और इनोवेटिव आइडिया यूज किया। काइट्स और बलून पर गो बैक साइमन लिखकर प्रोटेस्ट किया गया। इसी जगह जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को पुलिस ने ब्रूटली बीट किया था। सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट था जब लाला लाजपत राय को 30 अक्टूबर 1928 को लाठी चार्ज में चेस्ट पर चोट लगी और वो 17 नवंबर 1928 को उन इंजरीज की वजह से स्कम्ब कर गए। इसके बाद एक नया वेव ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट पॉलिटिक्स इमर्ज होता है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस नए रेडिकल फेज के लीडर्स बनकर उभरते हैं। इसी दौरान सोशलिज्म के नए रेडिकल आइडियाज का जर्मिनेशन और स्प्रेड होता है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नया आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन देता है। इस फेज में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रुसेल्स कांग्रेस ऑफ द लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म में रिप्रेजेंट किया, जिससे इंडियन स्ट्रगल का इंटरनेशनल या इंटरनेशनलाइजेशन कहा जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मीटिंग्स फरवरी, मई और अगस्त 1928 में हुआ, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फाइनलाइज किया गया जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रिंसिपल ऑथर थे मोतीलाल नेहरू। उनके अलावा इस कमेटी में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MSNA, मंगल सिंह, अली इमाम, शुहेब कुरैशी और GR प्रधान जैसे मेंबर्स शामिल थे। नेहरू रिपोर्ट ने क्लियरली डोमिनियन स्टेटस को इंडिया के लिए डिजायर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफाइन किया। साथ ही इसने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की डिमांड भी रखी। ये दोनों चीजें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में काफी सिग्निफिकेंट बनने वाले थे। इस रिपोर्ट ने सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट के प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच के रूप में ये कहा गया कि मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व होंगी सेंटर और उन प्रोविंसेस में जहां वो माइनॉरिटी में है, लेकिन जहां वो न्यूमेरिकल मेजॉरिटी में है वहां रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। साथ ही रिपोर्ट ने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज,
इक्वल राइट फॉर वुमेन, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस और स्टेट का रिलीजन से डिसएसोसिएशन यानी कि एक सेकुलर कैरेक्टर जैसे प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशंस भी दिए गए। इस रिपोर्ट को मोहम्मद अली जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स प्रपोज किए जो उनके ऑब्जेक्शंस को दिखाता था और उन्होंने स्पेशली ये डिमांड मेंटेन किया कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यंग और रेडिकल नेशनलिस्ट स्पेशली जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया गया या उनसे वो डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि उनके लिए डोमिनियन स्टेटस इनएडिक्वेट था। वो डिमांड कर रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। इसी डिससेटिस्फैक्शन के चलते जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को स्टैब्लिश किया। उनका स्लोगन क्लियर था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दिसंबर 1928 के कलकत्ता सेशन में उन्होंने कांग्रेस पर प्रेशर डाला कि वो पूर्ण स्वराज को अपना गोल डिक्लेयर करे, लेकिन उस समय ये रेजोल्यूशन डिफीट हो गया। मई 1929 में ब्रिटेन में रमसै मैकडोनाल्ड की लेबर गवर्नमेंट पावर में आई और लॉर्ड इरविन को लंदन कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया। इस दौरान एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाने का डिसीजन लिया गया जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट सबमिट होने के बाद होना। इसी बीच इंडियन लीडर्स ने एक मीटिंग करके दिल्ली मैनिफेस्टो इशू किया जिसमें डिमांड की गई कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ना कि ये डिस्कस करना कि कब दिया जाए। यानी कि अपने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को लेकर वो किसी भी इफ एंड बट में नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें तो चाहिए ही, बस आप सिर्फ ये बताइए कि इसे किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, डोमिनियन स्टेटस का क्या रिलेशन होगा ब्रिटेन के साथ में इंडिया का, उसे आप पूरा हमारे सामने ढांचा रखिए। 23 दिसंबर को लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और दूसरे लीडर्स को बताया कि वो उनके डिमांड्स पर कोई एश्योरेंस देने की पोजीशन में नहीं है। इसके बाद एक डिसाइसिव स्टेप लिया गया। 31 दिसंबर 1929 को रावी रिवर के बैंक पर ट्राई कलर यानी कि भारतीय झंडे को फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुए जहां इंडिपेंडेंस प्लेज रीड आउट किया गया। ये पूर्ण स्वराज का फॉर्मल मास डिक्लेरेशन था। इस पीरियड में कुछ और इम्पोर्टेंट ब्रिटिश कमीशंस भी आए थे, जैसे ली कमीशन 1923 का सिविल सर्विसेज के ऑर्गेनाइजेशन और रिक्रूटमेंट को एग्जामिन करने के लिए, मुदीमन कमेटी 1919 एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, और लिनलिथगो कमीशन 1926 एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी की कंडीशन को एग्जामिन करने के लिए। ये सभी कमीशन ब्रिटिश अटेम्प्ट्स थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने। लाहौर कांग्रेस 1929 ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ऑथराइज किया कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करे जिसमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, लेजिस्लेटिव रेजिग्नेशंस भी इंक्लूड थे। 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने महात्मा गांधी को फुल पावर दिया कि वो मूवमेंट लॉन्च करे। गांधी जी ने 31 जनवरी को लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड का अल्टीमेटम दिया जो बाद में उन्होंने इग्नोर कर दिया और फाइनली 2 मार्च को गांधी जी ने वाइसरॉय को इन्फॉर्म किया कि अब वो सॉल्ट लॉज का वायलेशन करेंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रही के साथ दांडी मार्च स्टार्ट किया। प्लान ये था कि दांडी पहुंचकर समुद्र से सॉल्ट कलेक्ट करके लॉ ब्रेक किया जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फॉर्मली इनॉग्रेट किया। इसके बाद ये मूवमेंट और ये इवेंट्स देश के लगभग हर एक कोने में हमें देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में सी राजा गोपालाचारी ने सॉल्ट मार्च लीड किया। मालाबार में के केलपन इस मूवमेंट के लीडर बने। आसाम में सिलहेट से नोखाली तक सत्याग्रही चले सॉल्ट बनाने के लिए। आंध्रा में सिबिरम मिलिट्री स्टाइल कैंप्स स्टैब्लिश किए गए जो सॉल्ट सत्याग्रह के हेडक्वार्टर बने। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी के लीडरशिप में सॉल्ट सत्याग्रह इफेक्टिव बनकर आया। 23 अप्रैल को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया गया और उसके बाद में कई मास डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। यहाँ पर खान अब्दुल गफर खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, और उनके खुदाई खिदमतगार यानी कि रेड शर्ट्स
ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक एक्टिव रोल प्ले किया गया। पेशावर डेमोन्स्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस ये भी है कि यहाँ पर गढ़वाली रेजिमेंट्स के सोल्जर्स ने अनआर्म्ड क्राउड पर फायर करने से मना कर दिया, यानी कि ये एक तरह से आर्म फोर्सेस के अंदर, ब्रिटिश फोर्सेस के अंदर उस डिसेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है कि वे अनआर्म्ड और जो पेसिफाइड जनता है उनके ऊपर किसी भी प्रकार के वायलेंट एक्शंस नहीं करना चाहते। 4 मई को वाइसरॉय ने गांधी जी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। इस अरेस्ट से पहले ही गांधी जी ने अनाउंस किया था कि वो धरसाना सॉल्ट वर्क पर रेड करेंगे और अपने सॉल्ट मेकिंग प्रोसेस को जारी रखेंगे, पर फिर वो बाद में अरेस्ट हो जाते हैं। शोलापुर महाराष्ट्र में टेक्सटाइल वर्कर्स ने 7 मई से स्ट्राइक करके एक पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दिया था। 21 मई को सरोजनी नायडू, इमाम साहेब और मनीलाल गांधी, जो गांधी जी के पुत्र थे, के साथ 2000 लोग धरसाना मार्च के लिए निकले। कर्नाटक में 10,000 लोगों ने सनिकटा सॉल्ट वर्क्स पर अटैक किया और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू किया। इस मूवमेंट में वुमेन्स ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, जहां पर वो सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं बनी बल्कि उन्होंने लीडरशिप का रोल भी प्ले किया, और इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम उभर कर आता है सरोजनी नायडू का। अब ये मूवमेंट धीरे धीरे अलग अलग डायमेंशंस और अलग अलग प्रोविंसेस और अलग अलग इंडिया के पार्ट में फैलने लगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन था नो टैक्स कैंपेन का स्प्रेड होना। ईस्टर्न इंडिया में, स्पेशली बिहार में, चौकीदारी टैक्स देने से रिफ्यूजल एक को ना देना एक मेजर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट बनकर उभर के आया। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में और जम्बूसर में लैंड रेवेन्यू देने से इनकार किया गया, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड नो टैक्स मूवमेंट था। साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंसेस में फॉरेस्ट लॉज का मास वायलेशन किया गया। आसाम में स्टूडेंट्स ने कनिंघम सर्कुलर के अगेंस्ट एगिटेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें उनसे गुड बिहेवियर का अश्योरेंस मांगा जा रहा है। इसी दौरान हमें नागालैंड में रानी गैडिल्यू भी उभर कर आती हैं, जो आगे चलकर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक इम्पोर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया और खास करके नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री के पार्टिसिपेशन को दिखाते हैं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना। इस फेज में नेशनल फ्लैग एक पावरफुल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गया। रिमोट विलेजेस तक फ्लैग का इस्तेमाल हमें दिखाई देता है। आंध्रा के बुंदूर में तोता नरसिंह नायडू ने पुलिस के सीवियर बीटिंग के बावजूद भी, यानी कि बहुत ज्यादा लाठी चार्ज करने के बावजूद भी, अपना नेशनल फ्लैग नहीं छोड़ा। कैलीकट में पी कृष्णा पिल्लई ने भी इसी डिटर्मिनेशन के साथ पुलिस लाठी को डील किया। यूपी में साथ साथ ही एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट भी हुआ, नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन, जिसमें आगरा और रायबरेली इसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे। इस मूवमेंट में नए मोबिलाइजेशंस के टेक्निक उभर कर आए। प्रभात फेरी, सुबह सुबह गाने और स्लोगन के साथ में लोग रैली निकालते थे। पत्रिका यानी कि जो इलीगल न्यूज़पेपर होते थे, और मैजिक लैंटर्न्स का यूज करके विलेजेस तक नेशनलिस्ट मैसेज पहुंचाए जाते थे। ये सब टूल्स एक मास पॉलिटिकल अवेकनिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट थे। इसी दौरान साइमन कमीशन का रिपोर्ट पब्लिश हुआ, जिसमें डोमिनियन स्टेटस का कोई मेंशन नहीं था, और इससे नेशनलिस्ट डिसअपॉइंटमेंट और ज्यादा बढ़ गया। मदन मोहन मालवीय और MS एने ने अरेस्ट फेस किया। 9 जुलाई को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने एक कंसिलिएटरी जेस्चर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सजेशन दिया और डोमिनियन स्टेटस का गोल बताया। तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर को कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच सेटलमेंट एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ किया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को यरवदा जेल ले जाया गया, ताकि वो गांधी जी से इस सेटलमेंट के अराउंड, इस डिस्कशन के अराउंड उन्हें मना सके कि वो आप जाएं और जाकर वाइसरॉय से डिस्कस करें। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। 25 जनवरी को वाइसरॉय ने गांधी जी को अनकंडीशनली रिलीज किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को ऑथराइज किया कि वो वाइसरॉय के साथ नेगोशिएशंस करें। ये डिसीजंस कल्मिनेट होते हैं 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन पैक्ट में, जहां महात्मा गांधी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया और लॉर्ड इरविन ने गवर्नमेंट को।
गांधी इरविन पैक्ट के टर्म्स काफी डिटेल्ड थे। नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा। फाइन्स जो कलेक्ट नहीं हुए उन्हें रिमिट किया जाएगा, यानी कि उन्हें कैंसिल किया जाएगा। कन्फिस्केटेड लैंड जो अभी तक सेल आउट नहीं हुए थे उन्हें वापस किया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो रिजाइन कर चुके थे उनके साथ लीनियंट बिहेवियर होगा। कोस्टल विलेजेस को सॉल्ट बनाने का राइट दिया जाएगा और पीसफुल और नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग को अलाउ किया जाएगा। इस पैक्ट के बदले कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड करने का डिसीजन लिया और अग्री किया कि वो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। 29 मार्च 1931 को कराची सेशन में कांग्रेस ने गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया, यानी कि एक्सेप्ट किया। ये सेशन इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रेजोल्यूशन पास हुआ। ये फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक फाउंडेशन था, एक फाउंडेशनल बेस था। 29 अगस्त 1931 को गांधी जी लंदन के लिए सेल करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए और 28 दिसंबर 1931 को वापस बॉम्बे लौट आते। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा स्टार्ट किया जाए। 4 जनवरी 1932 को गवर्नमेंट ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक किया। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और मूवमेंट को रिलेंटलेस रिप्रेशन का सामना करना पड़ा। फाइनली 1934 में गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। इसी दौरान ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल का एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 का, जिसमें लेजिस्लेचर्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दिया गया। कम्युनल अवार्ड इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, जिसे लोथियन कमेटी भी कहा जाता है, के फाइंडिंग्स पर बेस्ड था। इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को भी एक सेपरेट माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर करके उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। गांधी जी ने डिमांड किया कि डिप्रेस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स जनरल इलेक्टोरेट से इलेक्ट होने चाहिए, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट से। उन्होंने 20 सितंबर 1932 को फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया अपनी डिमांड को इन्फोर्स करने के लिए। साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग का एस्टेब्लिश किया जनवरी 1933 में और अपना एक वीकली स्टार्ट किया हरिजन जनवरी 1933 में ही। फाइनली नेगोशिएशंस के बाद मदन मोहन मालवीय, एमसी राजा और बी.आर. अंबेडकर के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इस पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया को अबैंडन किया गया, रिजर्व सीट को इंक्रीज किया गया 71 से बढ़ाकर 147 और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% का रिप्रेजेंटेशन दिया। गवर्नमेंट ने इसे कम्युनल अवार्ड के अमेंडमेंट के तौर पर इसे एक्सेप्ट किया। तो ये था पूरा का पूरा इस दौरान में होने वाले सभी इंपॉर्टेंट घटनाएं जो आपकी पीटी के एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ। इसमें इसे ऑफिशियली किंग जॉर्ज V ने ओपन किया और इसे चेयर किया था रमेसे मैकडोनाल्ड ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे। पार्टिसिपेंट्स में इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख, पारसी सभी शामिल थे। खासकर एग्जाम्स में जिन वुमेन्स ने और जो डिप्रेस क्लासेस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वुमेन्स का नाम जरूर याद रखें। इनमें थी बेगम जहानारा शहनवाज और राधाबाई सुब्रमण्यन और डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंट किया था बी.आर. अंबेडकर और आर. श्रीनिवासन ने। इसके अलावा लिबरल्स, जस्टिस पार्टी, लेबर एसोसिएशन, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स और यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे। लेकिन याद रखिएगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस एब्सेंट थी और इसी वजह से कॉन्फ्रेंस इनइफेक्टिव रहा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 दिसंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ। इसमें कांग्रेस ने महात्मा गांधी को सोल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नॉमिनेट किया। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव में पहले जो 2 रिप्रेजेंटेटिव थी बेगम जहानारा शहनवाज और राधाबाई सुब्रमण्यन के साथ साथ में इस बार सरोजिनी नायडू भी होती हैं। इस समय लॉर्ड इरविन की जगह लॉर्ड विलिंगडन आ चुके थे एज अ वाइस रॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं मैनुअल होर, याद रखिएगा। और फिर होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। इसमें ना कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया और ना ही गांधी जी ने।
इसके रिकमेंडेशंस को मार्च 1933 के व्हाइट पेपर में पब्लिश हुआ। इसी बेसिस पर एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी को बनाया गया जिसने फरवरी 1935 में ड्राफ्ट बिल दिया जो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में इम्प्लीमेंट हुआ। तो याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है वो थर्ड राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन के बेसिस पर उभर कर आता है। तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने इस पूरे लेक्चर में दिखा कि कैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस था। साइमन कमीशन जिसमें हमें कॉलोनियल एरोगेंस देखने को मिलता है। नेहरू रिपोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल विजन को दिखाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मास मोबिलाइजेशन और सिविल रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल नेगोशिएशन का जिसमें कि ब्रिटेन और इंडिया सेम लेवल पर आकर बात करते हैं, यानी कि कॉलोनाइजर और कॉलोनी अब एक टेबल पे आ चुके थे। और पूना पैक्ट जो कि सोशल जस्टिस वर्सेस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के डिबेट को हाईलाइट करता है। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये पीरियड इंडियन नेशनलिज्म के मैच्योरिटी, डेप्थ और डायरेक्शन को दिखाता है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम फर्दर फ्रीडम मूवमेंट को कवर करेंगे और पहुंचेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।